नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें प्रदेश के कर्मचारियों की हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन कल की कैबिनेट में बड़ा फैसला, सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के महिला मंडलों का होगा, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार प्लांटेशन का अधिकार देगी। जाहिर तौर पर ये शक्तियाँ इस समय वन विभाग के पास है। वन विभाग प्लांटेशन का काम करता है, वहाँ पर दिहाड़ीदारों को काम देता है। लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में सही मायने से अगर खाली पड़ी भूमि पर अगर उन्हें जंगल का रूप प्रदान करना है तो प्लांटेशन का अधिकार ग्रामीण महिलाओं को मिलना चाहिए। इसके पीछे सरकार के दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा, इस प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार वन विभाग से ये सवाल पूछ चुके हैं कि लंबे समय से, जब से हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया है, जब से हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से सरकारों ने काम करने शुरू किया है, वन विभाग बताए कि हिमाचल प्रदेश में की गई प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट कितना है और जो डिपार्टमेंट ने पौधे लगाए वो सही मायने में कितनी प्लांटेशन हुई है। ये पहली बात है, ताकि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि अगर ये ग्रामीण महिलाओं को काम दिया जाएगा, महिला मंडलों को ये दायित्व सौंपा जाएगा, तो विजिलेंट रहेंगे तमाम ग्रामीण लोग, सतर्क रहेंगे, एक दूसरे पर नजर रखेंगे। स्थानीय लोग भी ये देखेंगे जो महिला मंडल वहाँ पर काम कर रहा है, ग्रामीण महिलाएं काम कर रही है, क्या वाकई प्लांटेशन का काम हो रहा या नहीं हो रहा। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि बड़े स्तर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये देखा गया कि वहाँ पर धांधली के आरोप भी लगते हैं। यही कारण है कि सरकार अब महिला मंडलों को ये काम देकर सीधा सीधा महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करना चाहती है, ताकि ये सीधा पैसा जंगलात विभाग के बजाय सीधा ग्रामीण महिलाओं के खाते में जाएं, वे पैसा भी कमाएं और जंगल भी लगाएं। इसलिए ये कल बड़ा फैसला होगा। दूसरा बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का होगा, क्योंकि ये कसरत लंबे समय से गृह विभाग और वित्त विभाग के चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया जाएगी। 3 टुकड़ियाँ इसकी बनाई जाएंगी और जो टेंटेटिव प्रपोजल है वो 506 से 600 जवानों को इस स्पेशल टास्क फोर्स में रखने का है। और जब भी हिमाचल प्रदेश में कोई विशेष आपदा आती है, कोई आपात स्थिति में किसी फोर्स को तैनात करना पड़ेगा, तो फिर बटालियन से जवानों को मंगवाने की बजाय स्पेशल टास्क फोर्स से जवानों को भेजा जाए। कल ये गृह विभाग का एजेंडा कैबिनेट में लगेगा और सरकार इसे कल मंथन के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। इसमें बाकायदा ट्रेंड कमांडो रखे जाएंगे, हिमाचल पुलिस के जवान रखे जाएंगे, लेकिन 3 बड़े कार्यालय हिमाचल प्रदेश के अलग अलग 3 जोन में बनेंगे। ये पूरा मामला कल कैबिनेट में चर्चा में आएगा। तीसरा बड़ा फैसला, हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जो कि राजस्व विभाग के जमीनी सौदे होते हैं, उन जमीनी सौदों के लिए रजिस्ट्री के दाम बढ़ जाएंगे और ये दाम 12% तक बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय महिलाओं के लिए रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी अलग है, जबकि पुरुषों के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर अब सरकार उन तमाम धारा 118 के उन तमाम मामलों में रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा देगी, जो कि नियम 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में सौदे करते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, उनके लिए अब 6 की बजाय 12% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। राज्य सरकार अपने खजाने को भरना चाहती है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर ये संसाधनों को तलाशने और इसके रास्ते निकालने के नए प्रयास हैं। लेकिन बड़ी बात है कि कैबिनेट में ये एजेंडा जरूर कल चर्चा के लिए लाया गया और माना जा रहा है कि कल ये कैबिनेट में अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन इसका असर, इसका फर्क हिमाचल प्रदेश की आम जनता पर नहीं पड़ेगा। आम जनता के लिए रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पहले की तरह 6 से 8% लगती रहेगी। लेकिन अगर कोई 118 यानी कि गैर कृषक, कोई गैर हिमाचली अगर हिमाचल प्रदेश में भू सौदा करता जमीन खरीदता है, उसे 12% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ सकती है।
इसके अलावा होम गार्ड और पुलिस की भर्तियों का एजेंडा भी आएगा। करीब 700 होम गार्ड के जवान हिमाचल प्रदेश में भर्ती होने, इसे लेकर सरकार लगातार गृह विभाग को आदेश जारी कर रही है। इन भर्तियों का एजेंडा कल कैबिनेट में आएगा नहीं आएगा ये तय नहीं हो चुका, लेकिन इतना जरूर है कि गृह विभाग ने इसका मेमो तैयार कर दिया है, कैबिनेट को अप्राइज कर दिया, चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज दी। अब देखना कल ये पुलिस भर्तियों को और होम गार्ड की जो 700 पदों पर भर्तियां होनी है, कल ये एजेंडा जाता है या नहीं जाता है। नए वायरस को लेकर भी कल चर्चा संभावित है, कल चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है, केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। नए वायरस को लेकर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, क्या क्या हिदायतें जारी की जाएंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं लगेगी। ये कम से कम पूरे देश में तय हो चुका है, क्योंकि जो कोरोना काल में जिस प्रकार से लॉकडाउन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश और देश जिस प्रकार से पीछे चला गया है, उन अनुभवों को देखते हुए अब यह तय किया गया कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, लेकिन एडवाइजरी जरूर जारी होगी और एडवाइजरी का पालन भी लोगों को करना होगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए, नए पदों के सृजन के लिए, इंस्टीट्यूशन के अपग्रेडेशन के लिए, नए संस्थानों को खोलने के लिए, इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसले कल कैबिनेट की बैठक में आएंगे। इसके लिए एजेंडे आ गए हैं। कल की कैबिनेट 11 बजे शुरू होगी और कल इस पर बड़े फैसले होना संभावित है। हिमाचल प्रदेश का एक बहुचर्चित मामला एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित किए गए पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने वाले विधेयक को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकार को कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया। सचिवालय में इस पर 5 दिन से मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो बीती शाम इस पर अफसरशाही ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की है। अब राजभवन को विस्तृत जवाब भेजा जा रहा है। दरअसल बीते 4 सितंबर को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधित विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था। इसमें 2 पूर्व विधायक गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 4 अन्य पूर्व विधायकों, जिसमें अब विधायक भी है, हालांकि बिल में ये पूर्व विधायक का जिक्र किया गया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजिंदर राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म 14वीं विधानसभा की पेंशन रोकने का प्रावधान है। चूंकि ये पहले भी विधायक रह चुके थे और पिछले आम चुनावों में भी ये विधायक जीत कर आए थे, हालांकि इसमें रवि ठाकुर और जिंदर राणा बाई इलेक्शन में हार गए हैं, लेकिन बिल में ये भी प्रावधान किया है कि इस पिछली अवधि में जो इनका चयन हुआ था, इनका चुनाव इन्होंने निर्वाचित हुए थे, इस दौरान की पेंशन को बंद कर दिया जाए, इनकी रिकवरी भी की जाए। लेकिन इस पूरे बिल पर राज्यपाल या राजभवन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा द्वारा पारित कर मेरी अनुमति के लिए भेजा गया। इसे देखने के बाद पाया गया कि संशोधन विधेयक की धारा 6 में लागू होने की तिथि नहीं बताई गई है। विधेयक में पेंशन की रिकवरी का भी प्रावधान किया गया है, मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस प्रावधान के अनुसार विधानसभा का फिर से सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को दी जा रही अतिरिक्त पेंशन की भी वसूली की जानी है या नहीं। इसके अलावा राजभवन से लोकतंत्र प्रहरियों का बिल भी आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया गया है। इस बिल में लोकतंत्र प्रहरियों की पेंशन को बंद करने का प्रावधान है। इसे लेकर भी ऑब्जर्वेशन लगाई गई है, इसे बंद कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण बिल जिसके हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों की निगाहें टिकी हैं, अनुबंध कर्मचारियों का बिल। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आए भर्ती हुए अनुबंध कर्मचारियों को पुरानी तमाम देनदारियां बंद करने का बिल विधानसभा में पारित किया गया है। और इस बिल के अनुसार कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाला कर्मचारी, कोई भी अनुबंध वाला कर्मचारी सरकारी कर्मचारी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया जाएगा। तब उसे बिल की परिभाषा को माने तो अनुबंध वाले कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी बिल्कुल नहीं माना जाएगा। उसे सरकारी कर्मचारी के लिए तभी अधिकृत माना जाएगा जब उसकी सेवाएं नियमित हो जाएगी। ये बिल हिमाचल प्रदेश के करीब 30 से 35 हज़ार कर्मचारियों को इफेक्ट कर रहा था। कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि कर्मचारियों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच अपना फैसला दे चुकी है कि जो भी सरकारी सेवाओं में कोई व्यक्ति आया है और RNP रूल्स के तहत भर्ती हुआ है, उसे इक्वल बेनिफिट्स, उसे इक्वल फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे।
उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं जो हाई कोर्ट का रुख कर रहे थे, हाई कोर्ट एक के बाद अपने पारित आदेशों में कह रहा था कि इन तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाले कर्मचारियों को डे 1 से आप सभी लाभ दीजिए, चाहे वो वित्तीय लाभ हैं, पदोन्नति के लाभ हैं, प्रमोशन के लाभ हैं, वरिष्ठता के लाभ हैं, उन्हें डे 1 से दिए जाए, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी का लाभ दिया जाए, ज्वाइनिंग तिथि से तमाम वित्तीय लाभ दिए जाएं, और पिछला एरियर देने के भी हाई कोर्ट से आदेश हुए थे। अब कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच का फैसला है, जिस आधार पर हाई कोर्ट से लगातार आदेश पारित हुए, उसके बावजूद राज्य सरकार बिल लाई, बिल को अप्रूव कर दिया। अब कर्मचारियों की निगाहें इस पर भी टिकी है कि राजभवन इस बिल को लेकर क्या करता है, चूंकि ये बिल विधानसभा से सरकार को वापस आ गया है और लॉ डिपार्टमेंट ने इसमें पूरी इसे खंगाल लिया है, कार्मिक विभाग को वापस भेज दिया है। अब कार्मिक विभाग इसे गजट में इसकी पब्लिकेशन करेगा, इसे प्रकाशित करेगा और उसके बाद इसे राजभवन में भेजा जाएगा, यानी कि लंबा प्रोसेस है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा और सबकी निगाहें उसके बाद राजभवन पर टिकी रहेंगी कि राजभवन इस अनुबंध कर्मचारियों वाले बिल पर अपना क्या फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पर पूरे जिस प्रकार से राजभवन और सरकार के बीच कुछ दिनों से टकराव चल रहा है, उसी बीच आज राजस्व मंत्री, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी राजभवन के बिल नो तोड़ वाले बिल को लेकर उन्होंने पलटवार किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नो तोड़ नियम में प्रावधान है कि जिन जातीय लोगों के पास 20 बीघा से कम भूमि है उन्हें 20 बीघा जमीन देने का प्रावधान है, बेशर्ते वह जमीन सरकारी भूमि अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट हो। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को जमीन देने के 12,742 केस लंबित पड़े हैं। इसके लिए राज्यपाल से 5 बार खुद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एफसीए को सस्पेंड करने का आग्रह कर चुके हैं। पूर्व में भी उन्होंने कहा कि पूर्व में भी 3 राज्यपाल इससे पहले रह चुके हैं, तब भी जरूरतमंदों को जमीनें दी गई हैं। जनजातीय लोगों को 20 बीघा तक जमीन देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा 1968 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सरकार ने इसका प्रावधान किया था। इसके बाद हजारों लोगों को नो तोड़ जमीन दी गई, मगर एफसी एक्ट बनने के बाद गैर जनजातीय क्षेत्र में यह नियम बंद कर दिया गया। लेकिन बागवानी मंत्री, राजस्व मंत्री ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में अभी भी यह नियम जिंदा है, यह नियम लागू है। इसके लिए राज्यपाल के पास एफसीए सस्पेंड करने की शक्तियों का अधिकार है। इस मुद्दे पर राज्यपाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये एक टकराव शुरू हो गया सरकार और राजभवन के बीच। लेकिन राजभवन की तरफ से राज्यपाल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरा काम सरकार के चुनावी मुद्दों को, चुनावी वायदों को पूरा करने का नहीं है। मैं संविधान के अनुसार काम कर रहा हूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार की जो कमिटमेंट पब्लिक के साथ इलेक्शन में होती है, उन चुनावी वायदों को पूरा करना राजभवन का काम नहीं है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर शहरी विकास विभाग के डायरेक्टर के वेतन को रोकने के आदेश पारित किए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने प्रार्थी लक्ष्मण द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि 10 अप्रैल 2017 को पारित आदेशों के बावजूद डायरेक्टर अर्बन उक्त आदेशों को लागू करने के लिए अभी भी 6 सप्ताह का समय मांग रहा है। लगभग 8 साल हो गए उपरोक्त आदेश को अंतिम रूप मिलने के बावजूद प्रतिवादियों द्वारा लागू नहीं किया गया। याचिकाकर्ता जो 73 वर्ष की आयु का एक सेवा निवृत्त बेलदार है को अनुपालना याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टोनी देवी जिला हमीरपुर में तैनात तहसीलदार के तबादला आदेश रद्द कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता देश राज के स्थानांतरण आदेश को मनमाना ठहराते हुए सरकार को आदेश पारित किए कि वह प्रार्थी को किसी उचित अवधि के लिए टोनी देवी जिला हमीरपुर में सेवा जारी रखने की अनुमति दें। कोर्ट ने कहा, निस्संदेह स्थानांतरण सेवा का एक हिस्सा है, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी किसी विशेष स्टेशन पर तैनात होता है तो उसे ये वैध उम्मीद होती है कि कोई उचित अवधि होगी जिसके लिए उसे उस स्टेशन पर सेवा करने की अनुमति दी जाए, भले ही वह क्लास 1 या क्लास 2 कर्मचारी हो। सरकार का इस पर जवाब था। सरकार ने कोर्ट में कहा कि स्थानांतरण नीति क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। ये बड़ी बात हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया हाई कोर्ट में कि राज्य का कोई भी अधिकारी, चाहे वो क्लास 1 हो क्लास 2 हो, वह ट्रांसफर पॉलिसी उन पर लागू नहीं होती। इस पर कोर्ट ने कहा, केवल इसलिए ही कोई कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी है
उसे फुटबॉल नहीं बनाया जा सकता। ये बड़ा बयान, ये बड़े आदेश हाई कोर्ट की तरफ से पारित हुए आज कि कोई भी कर्मचारी अगर वह क्लास 1 क्लास 2 है तो उसे फुटबॉल नहीं बनाया जा सकता, उसे फुटबॉल नहीं माना जा सकता। ना ही कार्यकारी अधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध औचित्य के एक से दूसरे स्थान पर उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा बेशक ये एक नियोक्ता का विशेषाधिकार है कि किसी कर्मचारी को कब और कहां तैनात किया जाए, लेकिन फिर भी नियोक्ता द्वारा उक्त विशेषाधिकार का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग या तो किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण या जनहित में किया जाना चाहिए। मामले के अनुसार प्रार्थी को टोनी देवी से निथिर जिला कुल्लू को ट्रांसफर किया गया था, जहां उसे जनवरी 2024 में पदोन्नति पर तैनात किया गया था। इससे पहले भी वह संधोल में सेवारत था, जहां उसे कनिष्ठ पद पर सामान्य कार्यकाल के लिए सेवा की थी। टोनी देवी और संधोल के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। याचिकाकर्ता के ट्रांसफर को उचित ठहराते हुए सरकार का कहना था कि स्थानांतरण प्रतिवादियों राज्य की नीति के अनुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया गया है, जो स्थानांतरण को नियंत्रित करता है, और इसके अलावा ये पूरी तरह से नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह कब, कहां और किस समय किस लोक सेवक को उसकी वर्तमान तैनाती के लिए स्थानांतरित किया जाना है। विभाग का यह भी कहना था कि याचिकाकर्ता का कैडर एक डिविजनल कैडर है और चूंकि स्थानांतरण इसलिए उल्लंघन में नहीं किया गया है कि इसकी विवादित स्थानांतरण आदेश की न्यायिक समीक्षा उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा लगभग 8 महीने के अल्प प्रवास के पश्चात याचिकाकर्ता का टोनी देवी से उपतहसील निथिर में स्थानांतरण वाजिब नहीं। कोर्ट ने कहा सरकार ने किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित का उल्लेख भी अपने जवाब में नहीं किया, जिसके कारण उक्त स्थानांतरण आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया था। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश कानून की दृष्टि में सही नहीं है, क्योंकि ये किसी प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि अथॉरिटी द्वारा शक्ति का अपने ढंग से प्रयोग करने का परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10, 11 और 12 जनवरी को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में रहेंगे। मुख्यमंत्री 10 जनवरी को सायं लगभग 3:40 पर गोना हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके तुरंत बाद सेरा के विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। 11 जनवरी को भी सेरा में लोगों की ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा। दोपहर लगभग 12:30 बजे हटेटा में आर्थिक विकास एवं आजीविका सृजन परियोजना नवजीवन की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद वह सेरा लौटकर जनसभाओं की सुनवाई करेंगे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री फिर जनता की समस्याएं सुनने के बाद 12 बजे राजकीय वरिष्ठ यहीं पर एक किटपिल वल नेरी सड़क पर त्रिंगाल के पास मसेल नाले में बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन दोपहर करीब 2 बजे के आसपास में गोना हेलीपैड से शिमला के लिए वापस आ जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को मुख्यमंत्री का कांगड़ा का प्रवास शुरू होगा। 2 दिन मुख्यमंत्री 15 और 16 को 2 दिन मुख्यमंत्री धर्मशाला कांगड़ा के आसपास के क्षेत्रों में उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वह ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर निकलेंगे। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के गृह क्षेत्र में उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद सीएम का अगला दौरा नूरपुर का होगा। इसके बाद वह सुला विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। करीब 10 दिन के इस प्रवास के बाद मुख्यमंत्री 25 जनवरी को बैजनाथ में पूर्ण रजत्व दिवस की अध्यक्षता करेंगे, वहां झंडा फहराएंगे और इस दिन कर्मचारियों को डिमांड रहेगी कि उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो। प्रदेश के किसान बागवानों को भी मुख्यमंत्री से उम्मीद रहेगी कि उनके लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जाए। रोजगार भी इस इंतजार में बैठेगी, सीएम उस दिन बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। बहरहाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे वोकेशनल और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एसएमसी की तर्ज पर आउटसोर्स पर लगे कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षकों के लिए एलडीआर की पॉलिसी को लाने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पिछली कैबिनेट में शिक्षकों के दोनों वर्गों के लिए एलडीआर की तर्ज पर पॉलिसी बनाने की मंजूरी दी थी। शिक्षा विभाग सरकार के आदेशों पर वोकेशनल और आउटसोर्स पर लगे कंप्यूटर टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाने में जुट गया। इससे पहले सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को 5% एलडीआर कोटे के तहत कमीशन भर्ती में शामिल किया था। हालांकि एसएमसी शिक्षकों को भी कमीशन की परीक्षा पास करनी होगी। एसएमसी की एलडीआर परीक्षा को सरल बनाने का जरूर यहाँ पर प्रयास किया गया। इसके अलावा इन्हें अब नियमित सेवाओं में लाने के लिए
शिक्षक के भर्ती नियमों को भी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें टेट, सेट, बीएड, जेबीटी की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी और वोकेशनल और कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी ये शर्त लागू रहेगी। वोकेशनल शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में 2013 से वोकेशनल शिक्षक संघ लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं आउटसोर्स के आधार पर। कंप्यूटर शिक्षक भी 2000 से हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2017 से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मौजूदा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात मान ली और ये बात अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत बिजली की सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस अपील को मान लिया और उन्होंने अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने बाकायदा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया उन्होंने जो एक प्रोफार्मा था उसे भरा, अपने मीटर नंबर और आधार कार्ड का उल्लेख किया और अपने हस्ताक्षर कर बिजली बोर्ड को ये उन्होंने सिफारिश की कि उनकी बिजली की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। शांता कुमार के इस प्रयास की पूरे प्रदेश में, उनकी इस पहल की पूरे प्रदेश में सराहना की जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई राजनीति बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार की शांता कुमार की कद काठी है, जितना बड़ा उनका कद है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस सरकार का एजेंडा, ये बीजेपी पार्टी है। उन्होंने इन तमाम बातों से ऊपर उठकर सीधे उनको लगा कि जो मुख्यमंत्री ने अपील की है बेहद अब अच्छी अपील की है। अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो क्यों ना अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया जाए। और इस सब्सिडी को छोड़ने के बाद शांता कुमार ने भी प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी साधन संपन्न लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, वो अपनी इच्छा से आगे आकर बिजली की सब्सिडी को छोड़ दें। डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने भी आज एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके डीसी ऑफिस के तमाम कर्मचारियों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। करीब 176 कर्मचारियों का डाटा उन्होंने बिजली बोर्ड के साथ साझा किया है। उनका कहना है कि डीसी ऑफिस शिमला में तैनात 176 अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। इसके अलावा गोकुल बुटेल, आशीष बुटेल, इन्होंने भी अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद हिमाचल प्रदेश के करीब 976 अधिकारी कर्मचारी और नेताओं ने अपनी सब्सिडी को छोड़ दी है। जल्द ही बिजली बोर्ड इसे लेकर एक सूची जारी करने वाला है और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ेंगे बाकायदा उनका नाम आगे रखा जाएगा, समाज में इन्हें एक आदर्श की तरह इन्हें आगे प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि कम से कम ये समाज में मैसेज जा सके कि जो समाज हमें दे रहा है उस समाज को हम देने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि साधन संपन्न लोग अपनी सब्सिडी छोड़कर गरीबों का हिस्सा, गरीबों को, जरूरतमंदों का जो एक हक बनता है उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। शिमला जिला के पुलिस थाना रामपुर में एक नाबालिग से पहले दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म होने के बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया क्योंकि पेट में दर्द उठी और इस दर्द के बाद पता चला कि वो बच्ची गर्भवती हो चुकी थी। और इसके कुछ समय के बाद उस नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस प्रसव के दौरान उस नाबालिग की मौत हो गई। और ये मामला आईजीएमसी शिमला में हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। और पिता ने बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों की पहले शादी हो चुकी है, तीसरी बेटी अभी नाबालिग है। बीते दिनों तीसरी बेटी के पेट में अचानक दर्द उठा और परिजनों उसे एक स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने में पता चला कि बेटी 7 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर ने जब इसकी जानकारी पिता को दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने नाबालिग बेटी से संबंध में काफ़ी पूछताछ की, लेकिन बच्ची ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। बीती 7 जनवरी को उसकी बहू और बेटा नाबालिग का दर्द होने पर दोबारा अस्पताल लेकर आए, जहां उसने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। वहीं प्रसव के दौरान नाबालिग की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे स्थानीय अस्पताल से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया, लेकिन आईजीएमसी में उपचार के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया।
पुलिस थाना रामपुर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब ये तलाश की जा रही है कि इस नाबालिग बच्ची को किसने हवस का शिकार बनाया। सरकाघाट में 2 बार नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट में पूरा दिन खड़ा होने की अनूठी सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने दुकानदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि जिला की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदार द्वारा बेची गई नमकीन के सैंपल भरे थे। 2 बार लैब में टेस्ट करवाने के बाद भी सैंपल फेल हो गए। विभाग की टीम ने पहली बार 11 अगस्त 2023 को सैंपल भरे थे, जिसके बाद कंडाघाट की लैब रिपोर्ट में ये सैंपल फेल पाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि दुकानदार द्वारा जो नमकीन बेची जा रही थी उसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई थी और ये खाने योग्य नहीं थी। विभाग की इस रिपोर्ट पर उक्त दुकानदार द्वारा आपत्ति जताते हुए दोबारा सैंपल जांच की मांग की गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने 3 जनवरी 2024 को दोबारा नमकीन के सैंपल राष्ट्रीय फूड लैब मैसूर भेजे थे। LDR ठाकुर ने बताया कि दूसरी बार भी जांच में ये सैंपल फेल हो गए। वहीं दुकानदार बिल भी पेश नहीं कर पाया जिस कंपनी ने उससे ये नमकीन खरीदी थी। इसके बाद नियमों के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करके फाइल सरकार को भेजी गई, जहां से मंजूरी मिलने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी सरकाघाट की अदालत में ये मामला पेश किया गया। यहां दुकानदार ने अपनी गलती को स्वीकारा, जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदार को पूरा दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रखने की सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने को भी कहा। आज सुबह सराहां में एक दर्दनाक हादसे में राशन की गाड़ी लोड कर रहे नेपाली मूल के एक व्यक्ति की बोरियों के नीचे दबने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब नेपाली मूल का व्यक्ति राशन की गाड़ी में सामान लोड कर रहा था। इसी दौरान अचानक गाड़ी में लदी बोरियों का ढेर उस पर गिर गया। इस हादसे में व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया। ऊना जिला हरोली थाना क्षेत्र के तहत आते गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरोपी महिला के 3 बच्चे हैं। आरोप है कि उसने बीती सोमवार रात को प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान से मारने का षड्यंत्र रचा। पति के मर्डर के लिए उसने साजिश रची। शिकायतकर्ता पति ने बताया कि काफ़ी दिनों से महिला के अवैध संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ थे और महिला अक्सर उसके खाने में दूध में कुछ मिला देती थी। इसका आभास धीरे धीरे होने लगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि पिछले सोमवार की रात को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और उसका गला और मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान उसने आरोपियों के चंगुल से बचते हुए शोर मचाया। बाद में उसके पड़ोस के लोग वहां पर पहुंच गए और सारी घटना को अपनी आंखों से देखा। उसकी पत्नी का प्रेमी खुद को बचाने के चक्कर में अपना मोबाइल और बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। थाना प्रभारी हरोली सुनील कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। क्या वाकई उसे जान से मारने की कोशिश की थी। मौसम की बात करें तो 10 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि 11 जनवरी से ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जबकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये सूचना दी गई है कि 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी हिमपात और भारी बारिश हो सकती है, लेकिन कम से कम 10 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना रहेगा। कड़ाके की ठंड से अब लोगों को निजात मिल जाएगी और 11 के बाद फिर हिमाचल में बर्फबारी और बारिश के साथ शीतलहर चल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।